पहली हेडलाइंस, इथेरियम फॉर ऑल। कंसेंसस ने ऐतिहासिक कानूनी युद्ध में एसईसी पर मुकदमा दायर किया है। Q1 झटका, इन्फ्लेशन की चिंताओं के बढ़ने के साथ अमेरिकन जीडीपी अनपेक्षित रूप से धीमी होती हुई। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन $380 मिलियन के पॉलीगॉन और स्टेलर पर टोकनाइजेशन। रेंजो के एयर ड्रॉप की घोषणा, जो कि यूनिस्वैप पर छोटी अवधि के लिए इजी ईथ के क्रैश का कारण बनी। स्टेकिंग में परिवर्तन, रिकॉर्ड मासिक आयात के साथ रीस्टेकिंग लिक्विड पर प्रभुता। नमस्ते एंड वेलकम टू डिजिटल दुनिया, हफ्ते का सफर, जहां हम बात करते हैं हर हफ्ते वेब3, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की। मैं हूं आपका होस्ट मनीष और हमेशा की तरह हमारे साथ हैं अपूर्वा, हमारे डिजिटल जगत के गाइड। अपूर्वा, क्या हाल चाल है? कैसा है वीकेंड आपका? मनीष, बहुत बढ़िया जा रहा है। बहुत हेक्टिक चल रहा है, काफ़ी सारी चीज़ मूविंग है। तो मेरे दिन, घंटे, मिनट, सेकंड दर सेकंड यही फोकस होता है कि क्या हो रहा है उसको फॉलो किया जाए। तो उससे क्या होता है कि हम आपके पास और सुनने वालों के लिए इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आते हैं हफ्ते का सफ़र। आगे बढ़ते हैं हम अपूर्वा के साथ और जानते हैं मार्केट अपडेट्स क्या थे। बहुत ही एक्साइटिंग था। मैं आपको अपूर्वा फॉलो कर रहा था पूरे टाइम, आप विश्वास माने या ना माने, लेकिन मैं इस बार जो आपका टेलीग्राम चैनल है, और दोस्तों ये टेलीग्राम चैनल का QR कोड अभी यहीं कहीं आ रहा होगा, इसको स्कैन कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया जानकारियां आपको इसमें से मिलती हैं। अपूर्वा, मैं वो फॉलो कर रहा था और कुछ हलचलें काफ़ी हुई। एक जो खबर थी, उस खबर ने भी मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पहले मार्केट अपडेट्स दें और फिर हम चर्चा करते हैं। चलिए, तो मार्केट अपडेट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कॉइन गेको पर जाते हैं। तो मनीष, वीक ऑन वीक कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं देख रहा है। तो मोमेंटम आते रहते हैं, स्विंग्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन वीक ऑन वीक हम जब चेक कर रहे हैं तो हफ्ते के मुताबिक BTC करीबन 2% डाउन है और इथेरियम 4% अप है आज जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सेम स्टोरी न्यू वीक, यानी पुरानी कहानी नया हफ्ता। तो ये कुछ ऐसा ही रहने वाला है। मुझे कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है आने वाले 2-3 महीनों में कुछ ज़्यादा हो। अमूमन क्या देखा गया है कि बिटकॉइन हार्विंग के बाद लैगिंग इफेक्ट होती है 2 से 3 महीने की। तो जो गति ऊपर या नीचे की तौर पर जाती है वो उसको 2 से 3 महीने का वफ़ा लगता है। नॉट एक्सपेक्टिंग, जैसे मैंने पहले भी हमारे 1-2 हफ्ते के सफ़र में बताया था कि मे बी जून तक कोई मेजर चहल पहल नहीं दिख रही है। तो इसके साथ हम चलते हैं डिफी लामा पर। लेकिन आज डिफी लामा में हम एक और चीज़ चेक करेंगे। मैं काफ़ी इसको देखकर एक्साइट हो रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मनीष, शायद आपको याद होगा करीबन 3 या 4 महीने पहले हम कोई एपिसोड डिसेंट्रलाइज फाइनेंस DeFi के रिकॉर्ड कर रहे थे। तब मैंने आपको बताया था स्टेबल कॉइन्स मार्केट कैप का करीबन अगर मेरी याददाश्त सही काम कर रही है तो करीबन वो $85 बिलियन के आसपास था। वहां से लेकर अब तक आज की डेट में जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जैसे आप स्क्रीन दिख रहा है, मार्केट कैप ऑफ स्टेबल कॉइन हैज $160 बिलियन। करीबन 2 साल के बाद मार्केट कैप स्टेबल कॉइन का $160 बिलियन पहुंच गया है। ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि ये हमें दर्शाती है कि गति आने वाले समय में बढ़ने वाली है। और उसके साथ मैंने एक और अभी रीसेंट अपडेट देखा था। सर्कल USDC के जो करता धरता है जर्नी, उनका ये मानना है कि 2030 तक ये आंकड़ा स्टेबल कॉइन का $30 ट्रिलियन हो सकता है। वाओ! जब हम बात करते हैं $30 ट्रिलियन की, $30 ट्रिलियन US। जी, तो ये नंबर सुनने में ही इतने बड़े हैं कि सर चकरा जाता है मेरा। आई वाज स्टिल प्रोसेसिंग। मैं दिमाग में मैं कैलकुलेशन कर रहा था, यार अगर 10 एसेट मैनेजमेंट कंपनियां छोड़ दें, उसके बाद की अगर जैसे नंबर 11 से और नंबर 15 तक हम उठाएं और उन सबके एसेट्स को अगर जोड़ लें, द अमाउंट ऑफ मनी दे मैनेज टुगेदर, दैट विल बी लेसर देन $30 ट्रिलियन। तो मैं दिमाग में मेरे वो कैलकुलेशन चल रहा था कि जितना जो ट्रेडिशनल फाइनेंस है, उसका पैसा जितना ये कंपनियां मैनेज करती हैं, उससे भी बड़ी रकम ये है, $30 ट्रिलियन। इट्स अमेजिंग, इट्स माइंड बॉगलिंग। तो इसको मैं, जैसे आप और मैं ये बात कर रहे हैं तो मैं भी ये प्रोसेस ही कर रहा हूँ। तो मुझे शायद 24 घंटे हो गए इसको प्रोसेस करते हुए, और मेरा जो निचोड़ आता है वो 2 पॉइंट पर आता है। तो हमने आई थिंक पिछले हफ्ते ही बात की थी कि जो US ट्रेजरी का इन्फ्लेशन रेट है आने वाले 10 सालों में, वो करीबन $20 ट्रिलियन का है।
नंबर 1। नंबर 2, जो टोकनाइज फंड शुरू हो गया है, बिडल, जहां हमने एक एपिसोड किया है, हम यहाँ पर लिंक डाल देंगे। अगर आपको ब्लैक रॉक के बिडल के फंड के बारे में समझना हो तो वो एपिसोड जरूर देखिए। और आज की वन ऑफ द खबर, जो आज की एक सुर्खी है हमारी, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की, राइट, वो भी टोकनाइज फंड की तरफ ही है। तो मुझे ये लग रहा है कि उनका जो कहना है कि ऐसा नहीं है कि जो ट्रेडिशनल फाइनेंस में या टोटल मनी सर्कुलेशन है वो एक और पर और दूसरी और पर डिजिटल एसेट में स्टेबल कॉइन का मार्केट कैप होगा। मेरा ये मानना है कि वो ये कहना चाहते हैं कि जो ऑनलाइन ऑफलाइन वर्जन है, यानी ऑफ चेन वर्जन जो है ट्रेडिशनल फाइनेंस का, वो ऑन चेन आ जाएगा। उसके बदौलत जो यूएस डॉलर का पैक्ड कॉइन है, स्टेबल कॉइन, उसका मार्केट कैप वो कह रहे थे, मेरा ये मानना। तो थोड़ा आप ये बोल रहे हैं कि वो शिफ्टिंग नहीं है ट्रेडिशनल से डीफाई में, वो एक्चुअली ट्रेडिशनल फाइनेंस का ही पैसा जो है वो ऑन चेन आ जाएगा। दैट्स व्हाट you're guessing. ओके। या जैसे आपने बताया, ब्लैक रॉक सबसे बड़ा फंड है, उसका $9 ट्रिलियन का फंड मैनेजमेंट है। तो दूसरे ऑलमोस्ट 3x कहाँ से होगा? जो ट्रेडिशनल फाइनेंस जब वो माइग्रेट होगा डिजिटल वर्ल्ड में, वो जो गति है वो उनकी बात कर रहे हैं। अरे भाई, आप इथेरियम का ETF आने दीजिए, देखिए अभी कितना पैसा जो ट्रेडिशनल फाइनेंस का ही कैसे घूमना शुरू हो जाता है। उसके बारे में तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चहल पहल चल रही है। तो मोस्ट लाइकली अगले 2-3 हफ्तों में उसका कुछ अपडेट आएगा, तो उसके बारे में गहराई से बात करेंगे। चलिए हम चलते हैं ब्रिजिंग वॉल्यूम की तरफ। तो मनीष, ब्रिजिंग में भी टॉप 3, ये जो स्लाइड होती है इसमें ज़्यादा कुछ मेजर चेंजेस नहीं होता है। ये अच्छी बात भी है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि जो गतिविधि है वो इथेरियम और इथेरियम के लेयर 2 पर ही हो रही है। एक चीज़ हो सकती है कि अगर यहाँ पर जब कभी भी कोई मेजर चेंज दिखता है तो वो बहुत ही बड़ा संकेत हो जाता है। तो एज ऑफ नाउ ये हफ्ते के लिए ये बिल्कुल वही स्टेबल सिनारियो है कि सबसे ज़्यादा ब्रिजिंग वॉल्यूम इथेरियम, आर्बिट्रम और ऑप्टिमिज्म के ऊपर ही हुआ है। तो ज़्यादा कुछ नया नहीं है। इसके साथ ही हम चलते हैं डेक्स वॉल्यूम पर। ये भी इसका जो ट्रेंड है वो मुझे थोड़ा पसंद नहीं आ रहा है। जैसे आप देखते हो, जो ऑन चेन एक्टिविटी है वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, वो है डाउन और कंसोलिडेट हो रही है। तो इसके दो पहलू है, डिपेंडिंग ऑन आप कैसे देखना चाहते हो। तो एक नज़रिया ये है कि ये बहुत ही बेरिश है, क्योंकि ये लैगिंग है कि कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही है ऑन चेन। और दूसरा इसका जो पहलू है वो ये है, शायद ये दर्शा रहा है कि ये बॉटम डाउन हो गई है, यानी ये यही लेवल पर रहेगी। जो मेजर मूव हो सकता है वो ऊपर की ओर होगा। तो ये दो पहलू है। आपका जो जेनरिक इशारा है वो मंदी की तरफ है, लेकिन अगर कोई मेजर मूव हुआ तो वो ऊपर की तरफ होगा। जी सही। और जैसे ही हमने, जब हम मार्केट कैप और BTC और ईथ के वीक ऑन वीक एनालिसिस कर रहे थे तब भी मैंने यही कहा कि अब ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रही है मेजर। तो शायद जून तक ऑन चेन एक्टिविटी भी मुझे कोई ज़्यादा चेंज नहीं दिख रहा। जो भी होगा वो आने वाले 6 से 8 हफ्तों में या उसके बाद होगा, चाहे वो ऊपर हो या नीचे हो। तो दोस्तों, आई थिंक दिस इज़ द टाइम कि हम अपना डिस्क्लेमर दे दें। तो आज मैं बिना किसी लाग लपेट के बहुत ही आसान सी भाषा में आपको मैं समझा देता हूँ कि हमारा ये जो पॉडकास्ट का जो चैनल है, ये आपकी जानकारी, आपका ज्ञान, आपका विवेक, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए उसको बढ़ाने के लिए है। इस जो क्रिप्टो करेंसी की और ये जो Web3 की दुनिया है, जो डिजिटल दुनिया है, उसके बारे में हम कहीं से भी आपको ना प्रेरित करते हैं, ना ही हम आपको उकसाते हैं कि आप अपना इन्वेस्टमेंट इस दुनिया में करें। लेकिन आप अपनी रिसर्च करते हैं। अगर आप अपने रिसर्च के हिसाब से अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आप करिए। आपने पास के जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं उनसे सलाह लें। और हम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स नहीं हैं, हम सिर्फ आपकी जो पेचीदगियाँ हैं इस दुनिया की, इस डिजिटल दुनिया की, उनको हल करने के लिए यहाँ पर हैं। अगर आपकी कोई राय है, अगर कोई राय देना चाहते हैं, या आपके कोई सवाल हैं, या कोई चीज़ जो आपको नहीं समझ में आती है, Web3 एक बहुत बड़ी दुनिया है, तो उसके लिए हम यहाँ पर हैं कि हम आपको एक आसान सी हिंदी में आपको एक कन्वर्सेशन के माध्यम से हम आपको उस चीज़ को समझा सकें। तो यही एकमात्र उद्देश्य है इस चैनल का। और आपको अगर अभी भी कुछ लगता है कि आपको कुछ सीखना है, तो बस अपना कीपैड उठाइए और हमारा जो चैनल है उसमें टाइप करके भेज दीजिए, और आपको हम ये गारंटी देते हैं कि हम अपनी समझ के हिसाब से आपको अच्छे से समझाएंगे। तो मैंने शुरुआत में बोला था कि मैं बहुत ही आसान से भाषा में बिना किसी लाग लपेट के बताऊंगा, लेकिन ये डिस्क्लेमर एक बार फिर से मैंने लंबा कर दिया, तो अब मैं उसको कट शॉर्ट करता हूँ। अपूर्वा, बढ़ते हैं हमारे जो हेडलाइंस हैं, जो पूरा मुद्दा है इस हफ्ते के सफर, मीटियर पार्ट
इन योर लैंग्वेज, उस पे आ जाते हैं। तो पहली हेडलाइन, इथेरियम फॉर ऑल। तो भाई ये जो कंसेंसस ने ये जो कानूनी लड़ाई, हिस्टोरिक कानूनी लड़ाई में एसईसी पर मुकदमा ठोक दिया है, पिछली बार भी चर्चा करी थी, कि क्या हो क्या रहा है, क्या क्या लग रहा है आपको? गैरी गेंसलर इज द नेम। तो भैया ये चेयरमैन, यानी आप सोच सकते हो, आपको और हमारे सुनने वालों को थोड़ा बैकग्राउंड देने के लिए, गैरी गेंसलर आई थिंक MIT में प्रोफेसर थे SEC के चेयरमैन बनने से पहले। कोई और हो या ना हो, उस बंदे को तो बहुत ही सही तरह से Web3 की समझ है, लेकिन पता नहीं जब उनकी अपॉइंटमेंट SEC चेयरमैन की हो जाती है और उनके जो पिछले 3 साल के स्टेप्स देखते हैं, आकर्षित करता है कि ये मेरे को समझ में नहीं आता है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। और उसका जो भी निचोड़ है वो एक ही आ रहा है कि उनका फोकस टेक्नोलॉजी पर नहीं है, उनका फोकस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस पर नहीं है, यहाँ तक कि उनका फोकस US से जो इनोवेशन भाग के बाहर जा रहा है उसके ऊपर भी नहीं है। उनका मात्र फोकस उनकी कार्रवाई से यही लग रहा है कि ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, अपना CV बनाने के चक्कर में कैसे एजेंडा को हासिल किया जाए। आई थिंक वो MIT के पानी का असर है। तो हुआ क्या कि कंसेंसस, ये बहुत बड़ा नाम है Web3 और इथेरियम की दुनिया में। तो कंसेंसस जो मेटामास्क का वॉलेट यूज करते हैं अमूमन लोग हमारे जैसे है, वो कंसेंसस का प्रोडक्ट है, वो Web3 का वॉलेट। तो भैया करीबन 1-1.5 महीने पहले SEC ने उनको वेल्स नोटिस दे दी कि वही नोटिस जिसके ऊपर उनको हार का सामना करना पड़ा है कॉइनबेस वॉलेट के सामने, यूनिस्वैप को भी पार्ट ऑफ द नोटिस का रीजन वही था, और कंसेंसस को भी पार्ट ऑफ द रीजन इज कि आप अनऑथोराइज सिक्योरिटीज और ब्रोकरेज में डील कर रहे हो। तो ये मुद्दा है। तो अब कंसेंसस भी परेशान हो गया। तो कंसेंसस ने बोल दिया कि भाई हम आप पर मुकदमा दायर कर रहे हैं, हम आपको कोर्ट में लेकर जा रहे हैं, क्योंकि आप कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हो। आप किसी को भी ये कह सकते हो कि आप ब्रोकर डीलर का लाइसेंस लिए बिना ब्रोकर डीलर की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हो। तो अब ये देखना पड़ेगा कि इससे क्या होगा। तो मुझे जो बड़ा दिख रहा है, ये मुझे ये लगता है कि यूनिस्वैप, कॉइनबेस, इथेरियम बैकग्राउंड में उसके ऊपर रिसर्च चल रही है, उनके ऊपर वेल नोटिस देने के लिए। फिर ये कंसेंसस हुआ। मुझे ये लगता है कि ये आपके US में रहते हो, आपके जो टैक्स डॉलर्स है ये कौन सी दिशा में स्पेंड किए जा रहे हैं, क्योंकि केस आफ्टर अनदर केस, यानी जो सबसे ग्रेश केस है XRP का, रिपल का, वहां पर भी SEC कुछ उखाड़ नहीं सकी। और ये तो बहुत ही लेजिटिमेट, यूनिस्वैप हो गया, कॉइनबेस हो गया, कंसेंसस हो गया, तो ये तो बहुत लेजिटिमेट केस है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे ये समझ में नहीं आ रहा है। शायद मुझे ये लगता है कि कंसेंसस के ये मुकदमा के द्वारा ये पता चलेगा हमें कि ये शायद क्लैरिटी वंस एंड फॉर ऑल US कोर्ट्स के द्वारा दी जा सकती है कि क्या सिक्योरिटी है, क्या कमोडिटी है, कौन सा लाइसेंस कहाँ पर अप्लाई होना चाहिए। क्योंकि आप किसी को भी नोटिस दे देते हो और फिर उनको प्रूव करना है कि वो ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, विच इज सर चकराने वाली बात है। आप बता दो कि ये गाइडलाइन है, आपको इसके अंदर रहना है। आप ये नहीं कर सकते हो कि आप गाइडलाइन के बाहर हो, आप प्रूव करो कि आप गाइडलाइन के अंदर कैसे हो, ये बताओ हमें। ये इससे ना एक कहानी मुझे याद आती है अपने बचपन की, कि वो एक क्लास मॉनिटर बना देते हैं लड़के को, और अब उसका टारगेट है भाई, चूंकि वो क्लास मॉनिटर बन गया है तो उसको बच्चे अब शैतानी करें या ना करें, लेकिन जब टीचर वापस आएगा तो उसको नाम तो दिखने चाहिए ना ब्लैक बोर्ड पे। तो वो रैंडमली किसी भी बात पे बच्चों का नाम लिख रहा है, मतलब शैतानी कर भी नहीं रहे बेचारे, तो भी कुछ भी रैंडम कहानी बना के उनका नाम लिख रहा है, क्योंकि उसको टीचर को दिखाना है कि ही इज द क्लास मॉनिटर। तो मुझे लग रहा है भाई यहीं पे यहाँ पे ऐसी ही कुछ, अब भले ही उसको मुंह की खानी पड़े बाद में, टीचर 10 लोगों के सामने से बोलता है यार ये तो कुछ भी नहीं है, तो नहीं क्यों नाम लिख दिया फालतू में इनका। तो मुझे लग रहा है ऐसा ही कुछ मामला इधर है। खैर, इससे आगे बढ़ते हैं, समय की सीमा है। तो Q1 में जो जोर का झटका धीरे से लगा है, तो ये इन्फ्लेशन की जो टेंशन बढ़ रही है, उससे जो अमेरिकन GDP है वो, उसकी भी जो गति है वो बड़े ही अनपेक्षित रूप से धीमी होती हुई दिख रही है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? तो ये वैसे तो ये खबर बहुत ही मैक्रो है, लेकिन इसका डायरेक्ट कनेक्शन है Web3 की डिजिटल दुनिया। ज़्यादातर की जो Web3 क्रिप्टो करेंसी की दुनिया है उसको रिस्क ऑन असेट माना जाता है। ये कनेक्शन कैसे बैठाता है कि GDP अनएक्सपेक्टेडली स्लो हो रही है US में, यानी एनालिस्ट जितना सोच रहे थे उससे भी गति
नीचे आ गई लास्ट क्वार्टर में, और उसके साथ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो ये इसको आप कह सकते हो डेड एंड है। तो इसके तासुर मुझे जो नजर आते हैं, जो इकोनॉमिस्ट एनालिस्ट देख रहे हैं, कि साल के शुरू में ये लग रहा था कि 3 से 5 रेट कट आएंगे, इंटरेस्ट रेट कट, वो मुमकिन नहीं लग रहा है अब। बहुत मुश्किल से अगर एक भी आ जाए तो एनालिस्ट का मानना है बहुत बड़ी बात होगी। और कई एनालिस्ट ये भी सोच रहे हैं कि अगर ये इन्फ्लेशन ऐसे ही बढ़ता रहा अगले महीने भी, तो रेट कट तो छोड़ो, शायद रेट एक और राइज भी हो सकता है, राइट। तो ये सेम टू सेम सिनारियो ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी में भी यही प्ले हो रहा है, सेम टू सेम। तो इससे क्या हो जाता है कि जो रिस्क ऑन असेट्स है या बिजनेस है या स्टॉक मार्केट है, तो वहाँ पर जो ग्रोथ चाहिए और उसके लिए जो लिक्विडिटी चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो हो सकता है कि दिस कुड हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन रिस्क ऑन असेट, जैसे क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक्स हो गए। यही कारण था कि इसको हमने इस हफ्ते में कवर किया। बहुत बहुत धन्यवाद अपूर्वा, बहुत ही अच्छी जानकारी है आपकी। आगे बढ़ते हैं। ये जो तीसरी हेडलाइन है, ये थोड़ी सी मुझे भी इंटरेस्टिंग लग रही है कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने $380 मिलियन को टोकनाइज किया है पॉलीगॉन और स्टेलर। तो मैं बहुत ही उत्सुक हूँ इसके बारे में जानने के लिए। तो हमने बहुत डिटेल में ब्लैक रॉक के बिडल फंड की चर्चा कर ली है। तो ये एग्जैक्टली वही है, लेकिन ये कंपटीशन है, और ये कंपटीशन ब्लैक रॉक को मिल रही है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के फंड के द्वारा। तो ये फंड गति में अनाउंसमेंट, न्यूज में, चर्चा में ये हफ्ते आया, बट इसके ऊपर काम करीबन 2 साल से चल रहा था। तो ये लगता ऐसा है कि ये लॉन्च हो गया है, और इसकी जो पीछे की ब्लॉकचेन है वो पॉलीगॉन है और स्टेलर नेटवर्क। तो बिडल फंड जो है वो इथेरियम मेन नेट पर है, और पॉलीगॉन जो इथेरियम की साइड चेन है, और स्टेलर नेटवर्क एक और ब्लॉकचेन है। तो ये रेस शुरू हो गई है। मुझे ये लगता है कि जैसे जैसे अलग अलग टोकनाइज फंड्स आएंगे, उनका पार्टिसिपेशन अलग अलग चेन्स पर भी हो सकता है। बट मेरा ये मानना है कि द बिग डॉग, यानी जो सबसे बड़ा खिलाड़ी रहेगा यहाँ पर, वो इथेरियम ही रहेगा। तो इट्स गोइंग टू बी डायनामिक स्पेस। देखिए आगे क्या होता है, हम इसके बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं हमारी चौथी हेडलाइन की तरफ। अपूर्वा, जैसे ही रेंजो एयर ड्रॉप की घोषणा करता है, एक छोटी अवधि के लिए ही सही, लेकिन यूनिस्वैप पर ETH क्रैश हो जाता है। क्या कारण दिख रहा है आपको? क्या वाकई एयर ड्रॉप की घोषणा इसका कारण है या कुछ और है इसके पीछे? तो ये और इसके बाद वाली खबर, दोनों खबर रिलेटेड है ईगन लेयर के साथ। तो वेरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ईगन लेयर के आने से टोकन का जन्म हुआ, नंबर 1। उसके बाद डोमिनो में लिक्विड रीस्टेकिंग टोकन का इजाद हुआ। तो इससे क्या हो रहा है कि रेंजो ये रीस्टेकिंग टोकन है ईगन लेयर इकोसिस्टम में। तो जैसे हमने कवर किया था करीबन 3-4 हफ्ते पहले, ईथरफी जो सबसे पहला लिक्विड रीस्टेकिंग टोकन लॉन्च हुआ, उसी दौर में रेंजो नंबर 2 पर है। तो सेम टू सेम वही एप्लीकेशन का सेम ऑपरेशन। तो रेंजो भी ईथरफी की तरह एक लिक्विड रीस्टेकिंग टोकन है। तो इन्होंने अपना एयर ड्रॉप अनाउंस किया। तो आपको पता है जैसे एयर ड्रॉप आने वाले होते हैं तो बहुत सारी गतिविधियां वो प्रोजेक्ट अट्रैक्ट करता है। तो लोगों ने काफी सारे ईथ डिपॉजिट किए थे रेंजो प्रोटोकॉल पर, और उसको कन्वर्ट करके उसकी जो लिक्विड स्टेकिंग टोकन, यानी जो उसकी रिसीट मिलती थी, उसको इजी एथ कहा जाता था। तो जैसे ही अनाउंसमेंट हो गई कि रेंजो ने टोकन लॉन्च करना है और एयर ड्रॉप 30 अप्रैल को होगा, तो लोगों को क्या लगा कि चलो भैया, हमने तो क्वालिफाई कर लिया है, पॉइंट इकट्ठा कर लिए थे, तो हमने जो वहां पर ईथ डिपॉजिट किए थे और मेरे पास रिसीट थी इजी ईथ की, तो सब ने जाकर इजी वापस डालना शुरू किया और ईथ अपने निकालना शुरू किया। तो सबसे बड़ा सबक जो सीखने को मिलता है आने वाले प्रोजेक्ट्स को, लिक्विड रीस्टेकिंग टोकन को, कि भैया आपको विड्रॉल नेटिव एप्लीकेशन पर सेटअप किए बिना टोकन लॉन्च नहीं करने चाहिए। क्योंकि जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जिसके बारे में हमने डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोजेक्ट के बारे में जब हमने चर्चा की थी, तब हमने समझाया था कि ये एल्गोरिथम के द्वारा स्टेबल होता है। तो अगर आप सोच लो कि ईथ और इजी ईथ की पेयर है, यूनिस्वैप हो गया वहां पर, राइट। तो ये संतुलन क्या है कि ये अपने आप मैनेज होता है बाय सेल में। लेकिन आप सोच लो कि एक ही तरफ के सब ऑर्डर आ रहे हैं, सब बेच रहे हैं, ईथ वापस निकाल रहे, तो इजी टोकन का रेशियो क्या होना चाहिए? 1:1 होना चाहिए। तो वो 70% तक नीचे चला गया क्योंकि सब ने निकालने लगे थे। तो वो मोमेंटरी था, वो सेटल हो गया। तो नॉट मेजर अपसेट। हाँ, हालांकि सबक सीखने को बहुत बड़ा मिल गया रेंजो को और दूसरे प्रोजेक्ट्स को। और जो सबसे बड़ा सबक यही है कि आपको ईथ विड्रॉल क्यू सबसे पहले ओपन करनी चाहिए एयर ड्रॉप की अनाउंसमेंट से पहले। बहुत बढ़िया अपूर्वा। तो पांचवी और आखिरी
खबर इस हफ्ते की। तो ये जो स्टेकिंग में जो शिफ्ट देखने को मिला है कि जो अपनी रिकॉर्ड मंथली इनफ्लोज के साथ रीस्टेकिंग लिक्विड के ऊपर डोमिनेट कर रहा है, तो क्या जानकारी है आपके पास इसकी? तो पिछले 6 महीने से अगर ये लिक्विड रीस्टेकिंग यानी जो रीस्टेकिंग का ही दूसरा वर्जन है, राइट। तो रीस्टेकिंग एग्जिस्ट ही नहीं करता था ईगन लेयर के पहले। ईगन लेयर लॉन्च हुआ लास्ट ईयर मई 2023 में, और तब से लेकर अब तक उसका ग्राफ ऐसे ही ऊपर ही जा रहा है। रीस्टेकिंग टोकन के पहले क्या था कि एक ही इंडस्ट्री थी, एक थी स्टेकिंग इथेरियम और लिक्विड स्टेकिंग इथेरियम, यही दो पहलू थे। तो सबसे बड़ा जो टीवीएल, आपको शायद ब्लू चिप ऑफ डीपी का जो हमारा एपिसोड है वहां पर हमने चर्चा की थी लीडो फाइनेंस की, जो सबसे बड़ा लिक्विड स्टेकिंग टोकन था। और वहां पर काफी चर्चा ये भी हो रही थी, ये सेंट्रलाइज हो रहा है, बहुत सारा कंट्रोल लीडो को मिल रहा है स्टेकिंग की वजह से। तो भैया ये हो गया कि ये सारा जो कैपिटल लीडो फाइनेंस, रॉकेट पूल फाइनेंस, जो लिक्विड स्टेकिंग टोकन था, वहां से निकलकर सब रीस्टेकिंग में आ रहा है। तो ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि ये डायनामिक पूरा शिफ्ट कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर। हालांकि मुझे ये नहीं लगता कि ये अभी भी डिसेंट्रलाइज वर्जन में जा रहा है, लेकिन ये बात सही है कि जो ताकत का संतुलन था वो डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गया रीस्टेकिंग के आने से। तो जैसे हम बात कर रहे थे ईगन लेयर की, तो बिफोर वी फिनिश मैं आपको ये भी बता दूं कि ईगन लेयर का जो टोटल वैल्यू लॉक्ड है वो करीबन $15 बिलियन के ऊपर निकल गया है। तो ये थी बहुत बड़ी खबर, बिकॉज ये जो स्टेकिंग का जो पावर डायनेमिक है, ताकत का संतुलन है, वो बदलता दिख रहा है यहाँ पर हमें। तो बहुत बढ़िया पूर्वा, धन्यवाद आपका सारी गहन जानकारी देने के लिए पांचों हमारी हेडलाइंस की। आप इतनी मेहनत करते हैं, आप इतनी रिसर्च करते हैं, उस रिसर्च के बाद आप इतनी अच्छी जानकारियां हमारे सुनने वालों के लिए लेकर आते हैं, तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप डेली न्यूज़ और अपडेट्स में रुचि रखते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो करिए, और जो ताज़ा जानकारियां हैं, जो अपडेट्स हैं, उनको भी आपको उसी चैनल के थ्रू मिल सकती है। QR कोड आप इसी में यहीं कहीं आ रहा होगा, उसको स्कैन करके आसानी से आप जुड़ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का एपिसोड, और मुझे हमेशा की तरह उम्मीद है कि इस सफ़र में आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा, और मज़ीद डिजिटल खजानों की खोज में हमको फॉलो करते रहिए। तो अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया।